नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज का हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 10, सार कैसे लिखें। हिंदी का लेसन है ये। इसमें आपको समझाया जाएगा कि आप कोई भी लेसन पढ़ते हो, कोई भी आप लेखन पढ़ते हो, तो उसको हम शॉर्ट में, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन बिंदु होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनको समझ करके हम उसका पूरा सार कैसे लिख सकते हैं। तो जो एक सार है, ये भी लिखना एक बहुत ही उपयोगी कला है, जिसका कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। सार में क्या करते हैं कि हम मूल सामग्री को ले करके, पढ़ करके अच्छे से, और उसकी ब्रीफिंग करते हैं, मतलब उसका पूरा सार लिखते हैं। उसमें क्या है कि मूल जो हमारा टॉपिक है उसको समझना। जैसे मैं आपको पूरा लेसन को शॉर्ट करके समझाती हूँ, ये क्या हो जाता है, ये सार लेखन हो जाता है। सार मतलब पूरा आपको एक लेसन कम शब्दों में, और जो मेन उसमें चीज़ें हैं उसको समझाना, वो क्या हो जाता है, सार हो जाता है। जो सार है वो क्या है, एक तरह से मूल जो सामग्री, यानी कि पूरा जो लेसन है उसका 1/3 भाग होता है। ठीक है। अब क्या है, हमें जो अच्छा सार किसको कहते हैं? अच्छा सार वह होता है जो कि पूरा होता है, पूर्णता होता है, संक्षिप्त होता है, और क्या है, स्पष्ट होता है, साफ होता है बिल्कुल, और क्रमबद्ध होता है। ये नहीं कि अगर मैंने आपको कोई स्टोरी कराई है तो उसका जो शुरुआत है उसको हम ना समझा के मैं आपको एंड का समझाने लगूंगी, तो आपको उसका स्टोरी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हमें उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, वो संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि आपको, या जो भी हम सुन रहे हैं, या जो भी हम उस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ सके। सार लेखन के से कार्यों को निपटाने में सुगमता होती है। क्या होता है सार लेखन से? क्या होता है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है तो उसमें आपने मेन पॉइंट्स आपने उसमें ढूंढे, और एक पेपर पर अलग से उसको शॉर्ट करके लिख दिया, तो जो भी कोई जो नेक्स्ट बंदा है वो उसको पढ़ेगा, या उसको जो आगे काम करना है उसके लिए वो इजी हो जाएगा। उसको इतना सारा सब कुछ ना देख करके थोड़ा सा लिखे हुए 1/3 भाग में लिखा जो है आपने सार, उसमें वो सारा टॉपिक उसको समझ आ जाएगा। क्या होता है उससे? एक तो हमारा समय बचता है, और एक हमारी शक्ति की भी बचत होती है। ठीक है। और जो हम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। एक रिपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है आकार में। अगर हम किसी रिपोर्ट को देने लगे तो बहुत बड़ी लिखनी पड़ेगी, तो क्या कर देते हैं, उसको हम ब्रीफिंग कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, और रिपोर्ट का सारांश देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट की मुख्य बातों को लिए हमें उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रिपोर्ट में हमने देना है उसमें क्रमबद्ध होकर के, स्पष्ट होकर के, और सभी जो मुख्य बातें हैं उसमें उनका समावेश करके हम उस सार को लिखें। रिपोर्ट के सार की सहायता से रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना सरल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एक व्यक्ति जो है सार लेखन से कुछ समय के अंदर अधिक से अधिक बातें जान पाता है। ठीक है। एक अच्छा सार लेखन की प्रक्रिया के कितने चरण हैं? निम्न चरण हैं। सबसे पहले मूल सामग्री जो है उसको 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें पूरा उसका लेसन अच्छे से समझ आ सके। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें मतलब क्या क्या भाव है, क्या क्या किस लिए लिखा गया है ये सार, ये हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। किसी गद्यांश के संक्षेपण लिखते समय कभी कभी हम मूल सामग्री को पढ़ते समय विस्तार देने वाले शब्दों को हटा देते हैं। कई बार क्या होता है, हम उसमें जो मुहावरे हैं, लोकाकृतियाँ हैं, या जो उसमें कुछ अलग शब्द जो है उसको हटा के हम सिंपल शब्दों में उस पूरे टॉपिक को समझा देते हैं या लिख देते हैं, वो होता है हमारा सार लेखन। ठीक है।
और संपूर्ण सामग्री को अपनी भाषा में 1/3 शब्दों में लिखते हैं। सबका इसका मेन यही है कि आपके पास इतना बड़ा लेसन है, उसको पूरे को आप याद ना करके आपको थोड़े से शब्दों में और आपको जो समझ आ सके उस शब्दों का प्रयोग करके 1/3 टॉपिक को करके आपको समझाना सार लेखन कहलाता है। ये बहुत सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। डेली हम यही कर रहे हैं क्योंकि हम लेसन को पूरा लेसन ना पढ़ के हम पूरा उसका सार पढ़ते हैं, सार लेखन पढ़ते हैं, उसके पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु हैं उनको पढ़ते हैं। उसके बाद हम पूरी स्टोरी को समझ कर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब इसका ये लेसन में कुछ है ही नहीं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं 10.1 की। इसको सही गलत आपको बताना है। किसी विवरण की मुख्य बातें सार कहलाती हैं। सही बातें, जो मुख्य बातें हैं, किसी भी आपने एक टॉपिक लिया है उसका जो मुख्य बात जो है वो सार कहलाती हैं। हमारा मस्तिष्क सभी सुनी या पढ़ी बातों का सार ग्रहण करता है। क्या है कि जो भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम सारा लेसन तो याद नहीं कर सकते। जो मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे एक बहादुर था, एक लड़का था और वो नेपाल का रहने वाला था, मतलब ऐसे हमने शॉर्ट करके उसको मुख्य बिंदुओं को याद कर लिया है। अपने मतलब की बातों को ग्रहण करना सार नहीं कहलाता। या अगर हमने जो कुछ हमें समझ में आया वो हमने याद रखा, बाकी छोड़ दिया, तो वो सार नहीं है, ये रॉन्ग है। अच्छा, फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति में है उपयोग शब्द के विभिन्न रूप करने, उपयोग लगाना है इसके आगे। आज के गतिपूर्ण जीवन में सार की बहुत उपयोगिता है। कार्यालयों में सार का व्यावहारिक उपयोग होता है। मूल सामग्री डैश नहीं होती, अनुपयोगी नहीं होती। सार में उपयोगी बातें शामिल होती है। फिर द ब्लैंक से सिंपल सा है, ये आप करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या करते हैं, उदाहरण देता है और भाव को दोहराता है। भाव को प्रभावपूर्ण या प्रभावी बनाने के लिए मुहावरे और लोकाकृतियों का प्रयोग किया जाता है। डैश अलंकारों, कथाओं, प्रसिद्ध कथनों और रचनात्मक शैली का प्रयोग करता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप करोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। पढ़ करके करना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखोगे। सार संक्षेपण के लिए मूल सामग्री को केवल एक ही बार पढ़ना चाहिए। अगर हम एक बार किसी लेसन को पढ़ लेते हैं तो क्या हमें समझ आती है? नहीं समझ आती। तो हमें सार लेखन संक्षेपण के लिए मूल सामग्री को कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सार में व्याख्या, अलंकार, कथाएं आदि नहीं होनी चाहिए। सही बात है। सार तो हमें 1/3 शब्दों का करके लेसन को वो समझाना होता है। लिखने के बाद सार को दोहराना नहीं चाहिए, गलत है। पढ़ना चाहिए एक बार हमें कि हमने क्या लिखा है, हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम अपनी बात जो समझाना चाहते हैं क्या वो दूसरा व्यक्ति समझ सकता है या नहीं समझ सकता। सार अन्य पुरुष शैली में होना चाहिए। सही बात है। फिर उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। किसी अवतरण का सारांश सार संक्षेपण से छोटा होता है। अनुच्छेद का शीर्षक कहीं भी हो सकता है, वो चाहे जो पैरा है उसके शुरुआत में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। शीर्षक छांटने के लिए अवतरण को कई बार पढ़ना पड़ता है, मतलब हमें उस पैरे को 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, तभी हम किसी का शीर्षक लिख सकते हैं। जब लेसन हमें समझ आएगा जब तो हम लिखेंगे कि ये किसके बारे में लिखा गया है, इसका क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या शीर्षक होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है 10.7। उसमें है प्रत्येक संस्था अपनी आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। क्या करती है? हर जो भी संस्था है वो हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। सार में रिपोर्ट की मुख्य बातें संक्षेप में रहती हैं, मतलब जो हम सार लिखते हैं, जो रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट ना लिख के थोड़ा थोड़ा हम उसको लिख देते हैं। 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर डैश रिपोर्ट प्रकाशित होती है। कौन सी? 25 साल के बाद क्या होती है? सिल्वर जुबली मनाई जाती है, रजत जयंती। रजत जयंती रिपोर्ट प्रकाशित होती है। रिपोर्ट का डैश बड़ा होता है, रिपोर्ट का जो आकार है वो बड़ा होता है। संक्षिप्त
संक्षिप्तता सार का क्या है, प्राण है। मतलब अगर हमने किसी चीज़ के को संक्षेप में लिखा है तो वो क्या हो गया, उसका प्राण है। मतलब वो समझ आ सकेगा आपको, वो आप समझ सकते हो। फिर ये है 10.8 जो है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको एक जो विकल्प दिया है वो लिखना है। जैसे शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में एक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड का गठन किया, ये इसी में है, इसमें आपको सिर्फ मार्क करना है एक एक। फिर हिंदी अनुभाग ने 1953 में 5 विषयों का अंतिम शब्द सूचियाँ प्रकाशित की। हिंदी प्रभाग ने 1959 तक सभी विषयों की उच्चतर माध्यमिक स्तर की शब्दावलियाँ तैयार की। अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति के आदेश से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। ये आपके सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, सिर्फ आपको मार्क करना है, समझ करके और पढ़ करके इसको करना है आपको। फिर उसके बाद है निदेशालय ने 1962 में लगभग 1 लाख शब्दों का पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित किया। 1950 में पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड शिक्षा मंत्रालय ने बनाया। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति के आदेश से हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। ये इसको मैंने कंप्लीट कराया है। उसके बाद में ये आपका ट्रू फॉल्स है। राष्ट्रपति के आदेश से 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सही है ये। आयोग ने शब्दावली के पुनर्निरीक्षण के लिए केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की विशेषज्ञ समितियां बनाई। सही। आयोग का प्रमुख कार्य ऐसी शब्दावलियां बनाना जो थोड़े बहुत संशोधन के बाद सभी भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाई जा सके। बिल्कुल ठीक है ये। विश्वविद्यालय स्तर के संदर्भ ग्रंथों और पुस्तकों की रचना का काम आयोग के कार्यक्षेत्र से अलग रखा गया। गलत है ये। अब इसके बाद सार संक्षेपण की प्रक्रिया समझाइए। क्या है प्रक्रिया? सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके मुख्य चरण क्या है? पहले हम मूल सामग्री का बोध करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी मूल सामग्री क्या है, फिर हम उसका मूल भाव पहचानते हैं कि इसमें असली बात क्या कही गई है, और तीसरा है संबंधित भावों की पहचान, और इसमें हमें किस किस के विषय में क्या क्या भाव आए हैं उसके बारे में पहचान करनी पड़ती है। और उसके बाद मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान करनी पड़ती है। इसके साथ में आपका जो है सार लेखन से कार्यालयीय कार्य निपटाने में क्या सुविधाएं होती हैं, आपको बताया है कि बहुत समय जो हमारा वेस्ट होता है वो कम हो जाता है, और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक बातें जान लेते हैं। अब जो भी कोई ऑफिस में लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो ज़्यादा समय तक एक ही फाइल में ना घुसे। जब उनके पास सार लिखा हुआ होता है तो उसको सार को पढ़ के उसके बारे में वो टिप्पणी दे करके वो एक साइड कर देते हैं, तो इससे उनका जो काम का बर्डन है वो भी कम होता जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट का सार लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी मुख्य बातें हैं उनका पूरा समावेश होना चाहिए। मतलब जो वो कहना चाहते हैं उसको हमें पूरी तरीके से समझाना चाहिए, और जो सार है वो बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, एकदम छोटा सा सार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर 1.5 पेज का आपकी रिपोर्ट है तो आपने 1.5 पेज का ही सार लिख दिया, तो 1.5 पेज का है तो आपको एक पैरे में ही लिखना है सिर्फ उसको। फिर उसके बाद रिपोर्ट के सार संक्षेप के अच्छे सार के सभी गुण होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? संक्षेप में होना चाहिए, और पूरा समावेश होना चाहिए उसके अंदर, और जो भी हम टॉपिक समझाना चाह रहे हैं या जिस भी विषय में हम बात करना चाह रहे हैं वो किसी भी इंसान को ठीक तरीके से समझ आ सके, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें आपको दिया हुआ है कुछ ज्ञापन दिए हुए हैं कि इसमें से आपको सिर्फ इसका सार निकालना है पढ़ करके कि इसमें क्या मेन क्या चीज़ें हैं, कि कितनी पुस्तकें छपी हैं, कितनी वितरित हुई हैं, और पुस्तकों पर संबंधित संस्था का नाम लिखा जाएगा। ये इसको सिंपल सा है, कुछ इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स,
और जो ट्रू फॉल्स हैं ये इसको आप ज़्यादा अच्छे से करो। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, अपने भाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? अपने भाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यक्ति मुहावरे, लोकाकृतियों का प्रयोग करता है। मतलब अब जैसे कोई भी हम सार लिख रहे हैं तो बीच में हम कोई एक छोटा सा मुहावरा लिख देते हैं या कोई लोकाकृति लिखते हैं, तो उससे हमारा जो सार है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। और सार को क्यों लिखते हैं? क्या है सार? कि जो अपनी बात जो है हम प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, और जो भी पाठक जो पढ़ रहे हैं उनको हमारी वो जो बात है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके, ये इसलिए वो जो लेखक है अपनी बात को बार बार दोहराता है, सार में उसको छोटा करके लिखता है। सार संक्षेपण का मैंने आपको बता ही दिया क्या महत्व होता है। इससे जल्दी से काम हो जाता है, ज़्यादा शक्ति नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकता है। और क्या है, और इसके बाद फाइल के कितने भाग होते हैं? फाइल के 2 भाग होते हैं, पत्राचार भाग और टिप्पण भाग। पत्राचार भाग में जो पत्र लिखे जाते हैं उसके बारे में सारी बातें होती हैं, टिप्पणियाँ होती हैं। और फिर जो टिप्पण भाग में जो टिप्पणी उसके नीचे लिख करके आई है सार की, उसके ऊपर ध्यान रख करके आगे उसकी कार्रवाई की जाती है। ये आपका लेसन मैंने कंप्लीट कराया, पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई है। अब आप इसको अच्छे से समझ करके सिर्फ जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसको करो। और अगर कोई भी परेशानी या आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे संपर्क कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।